हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस हम क्लास 10th में क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम टू सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं और एक नए तरह के सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे हैं। मगर उसका जो प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस क्या होगा, वो होगा एक रिएक्शन के थ्रू। इसलिए हम यहां पर बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शंस। और इनको जो लिखने का तरीका होता है, उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी देखेंगे डेफिनेशन, और डेफिनेशन यहां पर आपके सामने क्या आ रही है कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस react with each other to form टू डिफरेंट कंपाउंड, और डिफरेंट तरह के कंपाउंड जो है फॉर्म कर रहे हैं विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। इसका बड़ा सीधा सा एग्जांपल है कि हमने क्या करा है, हमने दो सब्सटेंस लिए हैं जिनकी प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। हम दोनों ने क्या करा है कि उनकी रिएक्शंस करवाई है, ठीक है। और रिएक्शंस करवाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, नए तरह के कंपाउंड्स को हम फॉर्म कर रहे हैं। ध्यान रखिए, जो नया तरह का कंपाउंड फॉर्म होगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी प्रीवियस कंपाउंड से क्या होगी, डिफरेंट होगी। यहां पर भी वही लिखा हुआ है, इट इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टी हमेशा क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। यहां पर एक रिएक्शंस और आती है और एक डेफिनेशन हम बोल सकते हैं वो और होती है कि कभी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान न तो एटम क्या करेंगे, एक दूसरे से कंबाइन होंगे, न ही क्या होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे, सिर्फ क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को रीअरेंज करेंगे। यहां पर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट का जो एटम होगा कभी भी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ न तो कंबाइन होगा, न रिएक्शन करेगा, बल्कि क्या करेगा, सिर्फ अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। और पोजीशन को चेंज करने के बाद क्या होगा, नए तरह के सब्सटेंस को वो फॉर्म करेगा। आइए इसकी कुछ बात करते हैं कि भाई इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। देखिए, काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस को बिलोंग करते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद कभी आप गए होंगे कि आपने ग्रेप्स को परचेज किया होगा और ग्रेप्स से आप क्या करते हो, आप किशमिश बनाते हो, है ना। तो ये प्रोसेस भी क्या होता है, ये प्रोसेस भी आपका केमिकल रिएक्शन होता है। अगर मान लो आपका आयरन की नेल है ना, कील है आपकी आयरन की, और उसको अगर आपने पानी में रख दिया तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर जंग लग जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अपने आप नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ है और उसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन। देखो एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, ग्रेप्स गेट fermented, burning of magnesium wire, digested of food, respiration, iron nail is left exposed in humid air। ध्यान रखना, अगर किसी एयर में नमी है तो क्या होगा, उसके ऊपर 100% जंग लगेगा। यह था आपका बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन का। जनरली ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है और उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, या कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। तो यहां पर जनरली दो पार्ट होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के, और वो कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, पहला होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। आइए इसके बारे में समझते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, दो सब्सटेंस विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। हम यहां लिख देते हैं, दोज सब्सटेंस which take part in chemical reaction, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, रिएक्टेंट है। वो सभी सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं उस न्यू सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट यानी कि न्यू सब्सटेंस जो हमारे क्या हुए हैं, फॉर्म हुए हैं, उसको हमने क्या बोला है, प्रोडक्ट। न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड
आफ्टर केमिकल रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। यानी कि जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और वो सब्सटेंस जो नया फॉर्म हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोडक्ट। ओके, डन। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में जिसके थ्रू हम केमिकल रिएक्शंस को समझ सकते हैं। देखिए, यहां पर बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपके पास सॉलिड एक मैग्नीशियम है, और सॉलिड मैग्नीशियम को आप क्या कर रहे हो? बर्न कर रहे हो, है ना? ऑक्सीजन के साथ आप उसकी क्या कर रहे हो? रिएक्शंस करवा रहे हो। अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ करा रहे हो तो एक व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म सब्सटेंस बनेगा। वो व्हाइट कलर का जो पाउडर फॉर्म सब्सटेंस होगा उसको हम क्या करेंगे? उसको हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना? एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? जहां पर लार्ज अमाउंट में हीट लिबरेट होती है। लिबरेट मतलब रिलीज होना, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं इस जगह पे, तो इस जगह आप इसको थोड़ा सा और समझ सकते हैं कि यहां पर ये दोनों जो सब्सटेंस हैं, ये दोनों, इन दोनों सब्सटेंस को आप क्या कह रहे हैं? रिएक्टेंट। क्या कह रहे हैं इसको आप? रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस बना है, इस नए सब्सटेंस को आप क्या कह रहे हो? प्रोडक्ट। हमने यही तो कहा था आपसे कि कोई भी दो सब्सटेंस जब एक दूसरे के साथ कंबाइंड होंगे और एक नया तरह का सब्सटेंस फॉर्म करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे केमिकल रिएक्शन। यस, डेफिनेटली यहां पर क्या हुई है? केमिकल रिएक्शन हुई है। डन। चलिए, इस रिएक्शन में देखो वही चीज लिखी हुई है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है एक दूसरे के साथ और क्या करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड को फॉर्म कर लेता है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो क्या चीज है? वो चीज है कि जब भी हम बात करेंगे मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ होगी? मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी। तो मैग्नीशियम को यूज करने से पहले आप क्या करना बच्चों? उस मैग्नीशियम मेटल को सबसे पहले सैंड पेपर से क्लीन कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि लेबोरेटरी में जब मैग्नीशियम रखा हुआ होता है तो उसी लेबोरेटरी में ऑब्वियसली बात है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पाई जाती है, तो वो ऑक्सीजन क्या करती है? मैग्नीशियम के सरफेस के ऊपर अकोमोडेट हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है, जिससे उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। और अगर उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आप बर्न करना चाहोगे तो वो जो मैग्नीशियम होगा वो प्रॉपरली बर्न नहीं होगा। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है कि जब भी हम मैग्नीशियम को यूज करें तो उसको सबसे पहले हमें क्या करना है? सैंड पेपर से क्लीन कर देना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा सर, हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई? भाई हमें विजुलाइज होना चाहिए, दिखना चाहिए कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो। ठीक है, जैसे हवा चलती है तो हवा में हमें फील होता है, ठंडी लगती है, ठीक है, तो हम कहते हैं हवा चल रही है। वैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन कब रन होगी, कब होगी, होगी या नहीं होगी, इसके बारे में पता लगाने के लिए 5 पैरामीटर्स होते हैं और ये है आपके सामने 5 पैरामीटर्स। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई गैस रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, तो आप कह दोगे कि केमिकल रिएक्शन रन हुई है। यहां पर एक चीज और है कि मान लीजिए अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है? कलर चेंज हो जाता है, यानी पहले डिफरेंट कलर था रिएक्टेंट का और जब प्रोडक्ट बन रहा है तो एक अलग कलर का सब्सटेंस तैयार हो रहा है, तो भी आप कह दोगे भाई वो दिख रहा है ना आपको कि पहले कलर हरा था, अब कलर क्या हो गया? लाल कलर हो गया, कलर चेंज हो गया, तो आप क्या कहोगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। इसके बाद अगर मान लीजिए रिएक्टेंट का स्टेट चेंज हो जाता है, मान लो कि रिएक्टेंट आपका सॉलिड स्टेट में था, अब रिएक्टेंट आपका लिक्विड स्टेट में आ गया या फिर गैसियस स्टेट में आ गया, तो आप कह दोगे क्या कि आपकी रिएक्शन हुई है। चौथा पैरामीटर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस का बनना जो डिसॉल्व नहीं होगा उस सॉल्यूशन में। तो अगर डिसॉल्व नहीं होगा तो वो उस सॉल्यूशन के बॉटम में जाके क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा और उसको आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। बात करेंगे इनकी, हम घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। ओके, और
पांचवा जो पैरामीटर है जो बताता है कि केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, वो होगा चेंज इन टेम्परेचर। यहां पर बच्चों सबसे जो इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो दो ही कैरेक्टरिस्टिक है जो कई बार पूछी जाती है। एक तो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर। कभी कभी अगर मैं थर्ड पोजीशन की बात करूं कि थर्ड पोजीशन पर आप किसको रखोगे, तो मैं रखूंगा एवोल्यूशन ऑफ गैस को। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है ना, तीन कैरेक्टरिस्टिक जो है, इनके बारे में क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, डन, चलो क्लियर हो गया। इन पांचों से आप ये बता सकते हो कि केमिकल रिएक्शन रन हुई या नहीं। चलिए अब बात करते हैं आगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस में किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर मान लीजिए कि कोई गैस रिलीज होती है तो आप कह देते हो कि आपकी केमिकल रिएक्शन रन हुई है। जैसे आपको स्क्रीन पर यहां पर दिख रहा है कि जब जिंक की रिएक्शन, ग्रेनुअल्स यहां पर है छोटे छोटे पार्टिकल्स, अगर जिंक के पार्टिकल्स की रिएक्शन अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ कर दूं तो क्या बनेगा, तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस बेटा यहां से लिबरेट हो जाएगी। मैं इसको करके दिखाता हूं आपको, यू डोंट वरी। देखो जरा, जिंक की रिएक्शन आप कराओ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यानी H2SO4 के साथ। Zn के ऊपर +2 चार्ज होता है, H2 के ऊपर यहां पर क्या है +2, यहां पर क्या है बेटा -2। ये Zn जो होगा SO4 के साथ कंबाइंड हो जाएगा, क्या बना लेगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस यहां से लिबरेट हो जाएगी। क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो आप कह सकते हो यहां पर केमिकल रिएक्शन रन हो रही है। कभी कभी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भाई हाइड्रोजन गैस की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है ना, तो यहां से आप बोलोगे कि ये जो गैस होती है इसकी पॉपिंग साउंड होती है। क्या साउंड होती है इसकी, पॉपिंग साउंड होती है। क्लियर, क्या साउंड होती है इसकी, पॉपिंग साउंड। यानी कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है वहां पर अगर हमने जलती हुई माचिस उसके पास ले गए तो पॉपिंग साउंड क्रिएट होगी। चलो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिंक ही क्या कर सकता है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कर सकता है, बल्कि कुछ और मेटल्स भी हैं जो कि सेम तरह की रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें Fe आता है, आयरन और मैग्नीशियम भी आता है। यहां पर आप Fe लगाओगे तो FeSO4 बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। अगर मैग्नीशियम लिखते हो तो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। इसके बाद और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, क्या सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही सर लिबरेट होती है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, कोई और गैस भी लिबरेट हो सकती है। बस शर्त यह है कि आपको उस गैस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए ट्वाइस ऑफ NaHCO3, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है। इसकी रिएक्शन अगर मैंने डाइल्यूट H2SO4 के साथ करी तो यहां पर मुझे Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट मिलेगा, इसके साथ साथ मुझे वाटर मिलेगा और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेरी यहां से क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस होती है, ऑर्डरलेस गैस होती है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं बात करूं क्विकलाइम CaO, अगर CaO में अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करा दूं तो मुझे कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है। ठीक है, कलरलेस गैस होती है, ऑर्डरलेस गैस होती है। फायर एक्सटिंग्विशर में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस रिलीज हो रही है तो आप कह दोगे क्या, आप कह दोगे केमिकल रिएक्शन रन हो रही है। अगली बात करेंगे चेंज इन कलर की। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर रिएक्टेंट का कलर चेंज हो जाता है तो आप कहते हो, क्या कहते हो कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन है। आपको पता है पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है, पर्पल कलर होता है। अगर उस पर्पल कलर के सॉल्यूशन में अगर आप नींबू की कुछ ड्रॉप अगर आप डाल दो तो धीरे धीरे पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर है वो क्या हो जाता है, लाइट होना स्टार्ट हो जाता है। और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होता है कि पर्पल कलर जो होता है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाता है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट आपका कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है। यहां पर मैंने एक नाम लिया है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आपको जनरली कहां मिलेगा, खट्टे फ्रूट्स में आपको मिलेगा। ठीक है, नींबू वगैरह में भी आपको मिलता है।
इसके अगर मैं और एग्जांपल्स की बात करूं तो और काफी सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो। जैसे आयरन की रिएक्शन अगर मैं करूं कॉपर सल्फेट के साथ, बेटा कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है और क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है तो ये कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्या बना लेगा, FeSO4 बना लेगा, फेरस सल्फेट, और कॉपर अलग हो जाएगा। पहले कलर था कॉपर सल्फेट का ब्लू, मगर अब फेरस सल्फेट का कलर क्या हो चुका है, कलर हो चुका है ग्रीन, इसलिए आपने कह दिया केमिकल रिएक्शन रन हुई है। अगर मैं और एग्जांपल्स की बात, ऑल दीज एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू टर्म 1। अगर मैं कॉपर कार्बोनेट की बात करूं, कॉपर कार्बोनेट का ग्रीन कलर होता है, ठीक है। अगर मैं इसको हीट करूं तो अगर मैं इसको हीट करूंगा तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। कॉपर ऑक्साइड का कलर बेटा क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड का कलर होगा ब्लैक। अगर मैं लेड ऑक्साइड लेता हूं, Pb2O3 लेता हूं, और अगर मैं इसको हीट दूं तो मुझे क्या मिलेगा, PbO, लेड मोनोऑक्साइड मिलेगा। और लेड मोनोऑक्साइड का कलर क्या होता है बेटा, इसका कलर होता है येलो। क्योंकि रिएक्टेंट के कलर चेंज हो रहे हैं तो आप कह सकते हो केमिकल रिएक्शन भी हो रही है। यहां पर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि रिएक्शन अगर हुई तो एक नया सब्सटेंस तैयार हुआ और वो नया जो सब्सटेंस है उसका कलर क्या होगा, ठीक है। अगली बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सर प्रेसिपिटेट यानी तो आपने बताया था कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, सर इसकी कोई रिएक्शंस वगैरह बताएं। तो देखिए बेटा रिएक्शंस देखते हैं हम कि अगर मैं पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन अगर मैं करा देता हूं लेड नाइट्रेट के साथ, गौर करना बेटा, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है और एग्जामिनेशन में कई बार ये रिएक्शन पूछी गई है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो लेड नाइट्रेट की रिएक्शन अगर मैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराता हूं तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, मुझे PbI2 मिलेगा। लेड आयोडाइड, इसको क्या कहते हैं, लेड आयोडाइड इसको कहा जाता है, इसको लेड आयोडाइड कहा जाता है और इसको पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है। ये जो लेड आयोडाइड मिला है यही आपका क्या है बेटा, यही आपका PPT है। और ये किस कलर का होता है, ये येलो कलर का PPT होता है जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता है। बात समझ में आ गई। इसके आओ कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे बैरियम क्लोराइड है, बैरियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करी, तो मुझे बैरियम सल्फेट मिलेगा और ट्वाइस ऑफ HCl मिलेगा। यहां पर जो बैरियम सल्फेट है ये भी क्या है, PPT है बेटा। और किस कलर का होता है, कलर इंपॉर्टेंट है बेटा, व्हाइट कलर का ये PPT होता है। पहले वाले क्वेश्चन में हमें PbI2 प्रेसिपिटेट मिला था, वो येलो कलर का था, और यहां पर हमें BaSO4 मिल रहा है, ये किस कलर का है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। आगे बात करते हैं एक और एग्जांपल की। दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन AgNO3 की रिएक्शन अगर मैं NaCl के साथ करता हूं तो क्या हो रहा है बेटा, तो यहां पर AgCl आपको मिल रहा है और आपको ये AgCl जो होगा ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपको यहां से मिलेगा। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको। ये देखिए मैं यहां पर AgNO3 की बात कर रहा हूं तो Ag आपका रहेगा प्लस में, ध्यान से देखना बेटा, NO3 आपका किस में रहेगा, माइनस में। इसकी रिएक्शन हम Na के साथ करा रहे हैं, प्लस का रहेगा, और Cl क्या रहेगा, माइनस। अब आप ही देखिए बेटा Ag प्लस का है, Cl माइनस का है, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, क्या बना लेंगे, AgCl बना लेंगे, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा। और जो प्लस वाला है ये माइनस के साथ रिएक्ट कर लेगा, क्या बना लेगा, NaNO3 बना लेगा। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है। Ba के ऊपर बेटा क्या होता है, Ba के ऊपर 2 प्लस होता है, यहां पर Cl2 है, अगर Cl होता तो -1 होता, 2 है तो यहां पे 2 माइनस है। H2 में क्या हो गया बेटा, ये प्लस का 2 है, और SO4 में क्या हो गया, ये 2 का माइनस है। ध्यान रखना इसको H2 नहीं लिखते हैं, यहां पर इसको ट्वाइस ऑफ H लिखते हैं। जिस एक H के ऊपर +1 होता है तो 2 के ऊपर क्या हो गया, +2। अब यहां पर Ba जो होगा प्लस का है, ये माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, BaSO4 बना लेगा। और ट्वाइस ऑफ H जो है वो अगर ट्वाइस ऑफ Cl माइनस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बना लेंगे, ट्वाइस ऑफ HCl बना लेंगे। ठीक है, रिएक्शन के मैकेनिज्म को ही बताता जा रहा हूं आपको ताकि क्लियर होता चला जाए। होप सो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्लियर होगा आप सबका। अब बात करते हैं चेंज इन स्टेट।
देखिए, मान लीजिए कि आपका कोई रिएक्टेंट है, उसकी कोई पर्टिकुलर स्टेट है और रिएक्शन होने के बाद उसकी स्टेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, वो किसी भी स्टेट में चला जाता है, तो आप कह देते हो क्या कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर बात करूं, व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट इज चेंज, अभी हमने यही बताया आपको कि अगर रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है, यानी कि सॉलिड अगर कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में या गैस में, तो आप कह देते हो केमिकल रिएक्शन रन हुई है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में कि जब वैक्स को आप, वैक्स क्या होता है बेटा, मोमबत्ती जलाते हो ना, तो वो मोम होता है। मोम क्या होता है बेटा, सॉलिड। जब उसको आप जलाते हो तो उसके अंदर से दो चीजें निकलती है, एक तो क्या होता है, गैस लिबरेट होती है, और दूसरी बात क्या होती है बेटा, पानी जो होता है वो भी क्या होता है, लिबरेट होता है। तो जब वैक्स को बर्न किया जाता है तो एक तो वाटर बनता है और दूसरा क्या बनता है, CO2 गैस लिबरेट होती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखो। जब वैक्स को बर्न किया जाता है तो दो चीजें बनती है, एक तो वाटर और दूसरा क्या, CO2। अब देखिए, पहले सॉलिड था मगर बन क्या रहा है, वाटर यानी कि लिक्विड स्टेट में, और CO2 यानी कि गैसेस स्टेट में बन रहा है, तो आप कह देते हो क्या कि केमिकल रिएक्शन रन हुई है। सेम इसी तरीके से अगर आप बात करो यहां पर कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेस होती है और ये दोनों गैसेस एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर क्या बना रही है, ये वाटर बना रही है, जो कि क्या होता है बेटा, लिक्विड होता है। आइए अब बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर की। देखो, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर की बात आएगी, मैंने पहले भी कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रेसिपिटेट वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर की बात आएगी तो वहां पर दो तरह की रिएक्शंस पॉसिबल हो सकती है। पहली जो रिएक्शन हो सकती है, या तो ऐसा हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट क्या हो जाए, रिलीज हो जाए, हीट बाहर निकल जाए, या फिर क्या हो सकता है, किसी केमिकल रिएक्शन में हीट को प्रोवाइड किया जाए। अगर बाहर निकलती है हीट तो इसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप हीट देते हो ताकि वो केमिकल रिएक्शन रन हो तो उसको कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए सबसे पहले बात करते हैं, ऑल द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड विद टेम्परेचर। जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उन सभी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर हमेशा होगा, या तो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा या वहां से टेम्परेचर लिबरेट होगा। अगर मैं यहां पर बात करूं पहली रिएक्शन की जो मैं बोल रहा हूं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मतलब एक ऐसी रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आप क्या कर रहे हो, हीट को प्रोवाइड कर रहे हो, दे रहे हो उसको, तब वो रिएक्शन रन हो रही है, तो इसको आप क्या कहते हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हो। अ केमिकल रिएक्शन विच इज डन बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसको आप एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हो। जैसे जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो सारी क्या होती है, लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में होती है। जितनी भी बायोकेमिकल एनर्जीज, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो सभी लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में होती है। आप इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हो कि मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अगर ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनाएंगे, C6H12O6 बनाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे बेटा, जिसको हम कहेंगे ग्लूकोज। क्या कहेंगे इसको हम बेटा, इसको हम कहेंगे ग्लूकोज। और ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। दूसरे एग्जांपल को आप यहां पर आप समझ सकते हैं, मैं यहां पर समझा देता हूं आपको। देखिए, दूसरे एग्जांपल को यहां पर समझ लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड, इस जगह लिख देता हूं। मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, और इसको आपने क्या दिया है, हीट। इसको क्या दे दी बेटा आपने, हीट दे दी। NH4Cl को क्या बोला जाता है, अमोनियम क्लोराइड। इसको हीट दे दी तो क्या बनेगा बेटा, अमोनिया बनेगा। क्या बनेगा, अमोनिया। और इसके साथ साथ क्या होगा, HCl गैस जो होगी वो लिबरेट हो जाएगी। भाई अमोनिया में एक H जो होगा वो Cl के साथ कंबाइंड हो जाएगा, अमोनिया गैस बन जाएगी। तो यहां पर इस रिएक्शन को करवाने में आपने एनर्जी प्रोवाइड की है केमिकल रिएक्शन को, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, इसलिए इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जा रहा है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि हमारी होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान या केमिकल रिएक्शन होने के बाद अगर मान लो लार्ज अमाउंट में हीट लिबरेट होती है तो उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। A chemical reaction is accompanied by the release of energy is called exothermic reaction. एग्जाम्पल बड़े सिंपल है, जैसे मिथेन की रिएक्शन कराई हमने ऑक्सीजन के साथ,
अगर मीथेन की रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन के साथ कर रहा हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और इसके साथ हीट क्या होती है, लिबरेट हो जाती है। यह वाला एग्जांपल पहले भी आ चुका है कि जब मैग्नीशियम की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और इसके साथ साथ लार्ज अमाउंट में, मैंने क्या बोला, लार्ज अमाउंट में हीट क्या होती है, लिबरेट होती है। इसके बाद तीसरा एग्जांपल है कंबस्टन का एग्जांपल है कि कार्बन की रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ करा दो, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। और अगर मैं क्विकलाइम की रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ कराता हूं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी क्या होगा, लार्ज अमाउंट में हीट लिबरेट होगी। ओके, तो यहां तक आज हमने देखा है, हमने बिल्कुल बेसिक पार्ट आज का कवर अप किया है और इसके नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक थैंक यू सो मच।